हेलो दोस्तों, दलीप हिंदी शॉर्ट एंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की डिक्टेशन दैनिक जागरण की संपादकीय डिक्टेशन है। डिक्टेशन की गति 100 शब्द प्रति मिनट होगी। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। सुप्रीम कोर्ट की समिति। इस पर आश्चर्य नहीं कि सुप्रीम कोर्ट अदानी मामले पर विशेषज्ञ समिति का गठन करने जा रहा है, जो अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग की रिपोर्ट और उसके प्रभाव की जांच करेगी। निसंदेह इसकी तह तक जाने की आवश्यकता है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में कितनी सत्यता है, क्योंकि उसने भारतीय शेयर बाजार पर गहरा प्रभाव डाला है। इस रिपोर्ट के चलते जहां अदानी समूह को हानि उठानी पड़ी, वहीं शेयरधारकों को भी। सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि वह अपने अनुसार विशेषज्ञ समिति का गठन करेगा। आखिर जब सरकार स्वयं विशेषज्ञ समिति गठित करने के सुझाव से सहमत थी, तब फिर उसका सहयोग लेने से मना क्यों किया गया? सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह विशेषज्ञ समिति गठित करने में सरकार का सहयोग लेने से इनकार किया, उससे उसने उस पर अविश्वास ही प्रकट किया। इसके साथ साथ उसने सरकारी एजेंसियों पर भी अविश्वास प्रकट किया। उसके रवैये से ऐसा कुछ ध्वनित होना स्वाभाविक है कि वह पारदर्शिता के नाम पर समानांतर व्यवस्था बनाना चाहता है। सुप्रीम कोर्ट का मंतव्य कुछ भी हो, लेकिन सरकार और उसकी एजेंसियों पर अविश्वास प्रकट करना ठीक नहीं। पता नहीं सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित होने वाली विशेषज्ञ समिति में कौन सदस्य होंगे, लेकिन प्रभावी जांच के लिए उसमें नियामक एजेंसियों के लोग होने ही चाहिए। अदानी मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित की जाने वाली समिति से केवल यही अपेक्षित नहीं है कि वह हिंडनबर्ग की रिपोर्ट और उसके प्रभाव का आकलन करे, बल्कि यह भी अपेक्षित है कि वह ऐसे उपाय सुझाए जिससे शेयर बाजार पर निवेशकों का भरोसा बढ़े और भविष्य में हिंडनबर्ग जैसी कोई रिपोर्ट किसी भारतीय कंपनी और हमारे शेयर बाजार पर नकारात्मक प्रभाव न डाल सके। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि यह आशंका बढ़ गई है कि भविष्य में हिंडनबर्ग शरीकी संस्थाओं की ओर से अपने निहित स्वार्थों को पूरा करने के लिए भारतीय कंपनियों को निशाना बनाया जा सकता है। यह आशंका इसलिए और बढ़ गई है क्योंकि हाल में अमेरिका के अरबपति निवेशक जॉर्ज सोरस ने नए सिरे से मोदी सरकार पर निशाना साधा है। वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुराने आलोचक हैं। इसमें अर्ज नहीं, लेकिन यह चिंता की बात है कि वह भारत में हस्तक्षेप करने के इरादे से लैस नजर आ रहे हैं। कई देशों में अनुचित हस्तक्षेप करने और वहां की सत्ताओं को अस्थिर करने के आरोपों का सामना कर रहे जॉर्ज सोरोस के इरादे ठीक नहीं। इसका पता इससे चलता है कि उनके हालिया बयान की निंदा कांग्रेस को भी करनी पड़ी। अब जब सुप्रीम कोर्ट अदानी मामले में जांच के लिए विशेषज्ञ समिति गठित करने जा रही है, तब उचित यह होगा कि कांग्रेस संयुक्त संसदीय समिति गठित करने की अपनी मांग का परित्याग करें। स्वास्थ्य सुविधा।
उत्तराखंड के पर्वतीय अंचल में स्वास्थ्य सुविधाओं का हाल किसी से छिपा नहीं है। पहाड़ का शायद ही कोई कोना ऐसा होगा जहां लोग बीमार होने पर यहाँ वहाँ भटकने के लिए मजबूर न हों। गर्भवती का अस्पताल ले जाते हुए रास्ते में ही प्रसव होना, मरीज को डंडी कंडी के सहारे कई कई किलोमीटर पैदल चलकर रोड हेड तक पहुंचना, अस्पताल में उपचार न मिल पाने के कारण मरीज का दम तोड़ देना जैसी खबरें आए दिन सुनने को मिलती रहती हैं। मौसम अनुकूल न हो तो यह स्थिति और विकट हो जाती है। बावजूद इसके इस ओर कभी गंभीरता से ध्यान नहीं दिया जाता। सरकार दूर दराज के क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के लिए योजनाएं बनाती हैं, लेकिन जिम्मेदार विभाग अपनी कार्यप्रणाली से उन पर पलीता लगाने का काम ही करते हैं। पर्वतीय क्षेत्र की सबसे बड़ी चिंता स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव ही है। पहाड़ से पलायन के पीछे भी अहम वजह यही है। पहाड़ के अधिकांश इलाकों में अस्पताल का भारी टोटा है। जहां अस्पताल हैं भी वहां न तो चिकित्सक हैं न स्टाफ ही। ऐसे में अस्पताल हैं जहां चिकित्सक व स्टाफ तो है लेकिन दवाइयां नहीं। कई अस्पताल तकनीकी स्टाफ को तरस रहे हैं। ऐसे में कोई व्यक्ति गंभीर बीमार पड़ जाए तो स्वजन के पास शहरों की दौड़ लगाने के सिवाय कोई विकल्प नहीं बचता। पर्वतीय क्षेत्र के अधिकांश स्वास्थ्य केंद्र रेफर सेंटर बनकर रह गए हैं। समझा जा सकता है कि पर्वतीय क्षेत्र में जन स्वास्थ्य के साथ कैसा खिलवाड़ हो रहा है। यहाँ रहने वाले अधिसंख्यक लोग सामान्य परिवारों से हैं। उनकी ऐसी स्थिति नहीं कि मरीज का शहर के महंगे अस्पतालों में इलाज करा सके। उनके लिए सरकारी अस्पताल ही सब कुछ है। स्वास्थ्य विभाग को यह बात समझनी होगी, तभी बेहतर की उम्मीद की जा सकती है। धन्यवाद।